नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी विपक्ष के आगे कमजोर पड़ती सरकार की, जेल से रिहा हुए हेमंत सोरेन की। देखेंगे एक बार फिर नीतीश कुमार के पलटी को, गुजरात में बीजेपी पर भारी पड़े इंडिया गठबंधन को, जानेंगे अनुप्रिया पटेल के सीएम योगी के खत को और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मनी लॉन्ड्रिंग और देश विरोधी फंडिंग से निपटने में भारत अव्वल, FATF से भारत की रिपोर्ट पर कोई रेड फ्लैग नहीं। FATF रिपोर्ट में रेगुलर फॉलोअप श्रेणी में भारत शामिल। शोषण के आरोपों से घिरे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा की बड़ी मुश्किलें, मामले में जांच कर रही है CID। कहा, पूर्व CM येदियुरप्पा ने शोषण पीड़िता को मुंह बंद रखने के दिए पैसे। अपनी ही पार्टी के गले की फांस बन गए योगी के मंत्री OP राजभर। गुरुवार को राजभर का वीडियो हुआ था वायरल। वीडियो में सरकारी नौकरी लगवाने की कर रहे थे बात। वीडियो वायरल होने के बाद CM योगी ने राजभर को किया तलब। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। 210 अंकों की गिरावट के साथ 79,032 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 33 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 24,010 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद में विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। विपक्ष को मुद्दे नहीं उठाने दिए जा रहे हैं, नियमों का पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो सत्ता पक्ष को खुली छूट दी जा रही है। 18वीं लोकसभा की शुरुआत में ही साफ हो गया कि मोदी सरकार बेहद दबाव में है। एक तरफ विपक्ष का मनोबल आसमान पर है तो सरकार की मुसीबत बढ़ती दिख रही है। तो कैसे विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश में जुटा सत्ता पक्ष, देखिए ये रिपोर्ट। संसद में इस बार विपक्ष का जोश हाई है, मनोबल बढ़ा हुआ है। मोदी सरकार की असफलताओं का पूरा पिटारा उसके पास है, तो दूसरी तरफ सरकार घबराई दिखाई दे रही है। आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह एक जैसा नजारा देखने को मिला। विपक्ष के नेता जब नीट का मुद्दा उठाने के लिए खड़े हुए तो उनके माइक खामोश हो गए। विपक्ष की तरफ से क्या बोला जा रहा है सुनाई ही नहीं दे रहा था। राहुल गांधी तो अपनी बात कुछ देर के लिए लोकसभा में रखने में कामयाब हुए। उन्होंने नीट पर चर्चा की मांग की। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने प्लीज। ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3। राहुल इसके आगे नहीं बोल पाए क्योंकि उनका माइक बंद हो गया। राज्यसभा में तो विपक्ष को ये मौका भी नहीं दिया गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट का मुद्दा उठाया तो उनका माइक बंद हो गया। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो क्या है 7 साल में 70? I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, please, sir, बैठिए, please, take your seat. माइक बंद हुआ तो खड़गे राज्यसभा की वेल में आ गए। 10 मिनट तक हाथ उठाए खड़े रहे, लेकिन उपसभापति ने खड़गे पर ध्यान नहीं दिया, जिसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राज्यसभा के उपसभापति ने जानबूझकर मुझे नजरअंदाज करके मेरा अपमान किया। उनका ध्यान खींचने के लिए मैं अंदर वेल में गया। जब नेता विपक्ष नियमानुसार उनका ध्यान आकर्षित करता है तो उन्हें उसकी ओर देखना चाहिए, लेकिन मुझे अपमानित किया गया। दरअसल विपक्ष की मजबूती और संविधान को लेकर विपक्ष की आक्रामक रणनीति का बीजेपी के पास कोई तोड़ नहीं दिख रहा है। इसलिए अब सदन के अंदर उसकी आवाज दबाने की कोशिश तेज हो गई है। लेकिन इस बार जनता ने विपक्ष को मजबूत आवाज दी है। ऐसे में सरकार अगर सदन में बोलने से रोकेगी तो सड़क पर इसकी गूंज सुनाई देगी।
विपक्ष के आगे मोदी सरकार कमजोर पड़ गई है, इसीलिए अब माइक बंद किए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष की आवाज मुखर होती जा रही है और आज एक और बड़ी खबर झारखंड से आई है, जहां केंद्रीय जांच एजेंसी की करारी हार हुई है तो इंडिया गठबंधन को जीत मिली है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन 148 दिनों बाद जेल से बाहर आए हैं। क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है और अब सारी कागजी कार्रवाई के बाद सोरेन जेल से रिहा भी हो गए हैं। सोरेन को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि जमीन घोटाले से हेमंत सोरेन का सीधा कनेक्शन है। कोर्ट ने ईडी के दावे को अस्पष्ट बताते हुए कहा कि जिस वक्त का कथित घोटाला बताया जा रहा है उस वक्त सोरेन सत्ता में भी नहीं थे, फिर भी किसी पीड़ित ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। कोर्ट ने आगे कहा कि पीएमएलए 2002 की धारा 45 के तहत ये मानने का कारण है कि याचिकाकर्ता आरोपित अपराध का दोषी नहीं है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर सोरेन को जमानत दे दी। हालांकि ईडी ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 48 घंटे के वक्त की मांग भी की थी, लेकिन कोर्ट ने ये अपील ठुकरा दी। बता दें कि हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और अब 5 महीने बाद वो जेल से बाहर आए हैं। उनके जेल से रिहा होने की खबर ने विपक्ष का हौसला और भी ज्यादा बुलंद कर दिया है और अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं, जिनके मामले में 29 जून को दिल्ली की कोर्ट में सुनवाई होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग सकता है। सीबीआई की कस्टडी से केजरीवाल रिहा हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो सचमुच ही बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक तरफ इंडिया मजबूत हो रहा है तो वहीं बिहार एनडीए में फूट के आसार नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार आज दिल्ली पहुंच चुके हैं और शुक्रवार यानी 29 जून को नीतीश कुमार जेडीयू के नेताओं के साथ कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। सीएम नीतीश अब दिल्ली आ चुके हैं और 29 जून यानी कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। कहने को तो ये जेडीयू की बैठक है, लेकिन इस बैठक से पीएम मोदी को अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है, क्योंकि इस बैठक में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं जिससे मोदी सरकार खतरे में आ सकती है। बता दें कि लोकसभा चुनावों के बाद से नीतीश पीएम मोदी से दूरी बनाए हुए हैं तो वहीं बीजेपी के विरोधियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार की हाल ही में झारखंड के निर्दलीय विधायक सरयू सराय से मुलाकात हुई। सरयू सराय पहले बीजेपी में थे, लेकिन 2019 में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। राय ने झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। खुद राज्य के सीएम रघुवर दास के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे और उन्हें हरा भी दिया। तो वहीं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के एक बयान ने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है। वीरेंद्र भाई ने दावा किया कि बहुत जल्द ही नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे और फिर बिहार में बीजेपी नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी और बिहार में उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। यही नहीं, बिहार में एनडीए से जुड़े दल भी अब बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में बिहार से बीजेपी को झटका लग सकता है, क्योंकि अब विपक्ष भी संसद में मजबूत भूमिका निभा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश का झुकाव अब इंडिया की तरफ हो रहा है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से नीतीश को बड़ा पद ऑफर किया जा रहा है, जिसके बाद नीतीश की दिल्ली बैठक के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ एनडीए मुश्किल में दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ अब गुजरात में भी बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन मजबूत होता जा रहा है। तो कैसे गुजरात में मजबूत हुआ इंडिया गठबंधन, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद से ही इंडिया गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। वहीं पीएम मोदी की चिंता उनके गृह राज्य गुजरात में भी बढ़ती दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन ने गुजरात के अमरेली की बक्सरा एपीएमसी के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। अमरेली जिला बीजेपी के सहकारी क्षेत्र के दिग्गज दिलीप संघाड़ी का गृह जनपद है। बीजेपी सांसद परषोत्तम रूपाला का भी ये गृह जिला है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन की जीत से बीजेपी बैकफुट पर है। बीजेपी की चिंता इसलिए ज्यादा दिख रही है कि दिलीप संघाड़ी को हाल ही में फिर से इफ्को का अध्यक्ष चुना गया था और अब उनके ही गृह जिले में बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल बक्सरा एपीएमसी के लिए चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ था और इस गठबंधन में आम आदमी पार्टी के नेता कांति सतासिया निर्विरोध चेयरमैन चुने गए हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए संजय रफालिया को निर्विरोध चुना गया है। दरअसल आप और कांग्रेस के बीच गुजरात लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था, लेकिन आप और कांग्रेस कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। लेकिन अब गुजरात ने ही मोदी को सबक सिखा दिया है।
तो दूसरी तरफ बक्सरा एपीएमसी के चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद से पार्टी में चिंता दिखाई दे रही है। भले ही इस चुनाव में जनता सीधे वोट नहीं डालती है, लेकिन एपीएमसी के सहारे बड़े वोटर वर्ग को साधा जा सकता है। ऐसे में बीजेपी के अंदर इस हार को लेकर चिंता साफ साफ दिखाई दे रही है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी यहां अपना उम्मीदवार तक उतारने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। अब बीजेपी के हाथ से गुजरात फिसलता दिखाई दे रहा है। एक तरफ गुजरात से बीजेपी का सफाया होता दिख रहा है, तो वहीं यूपी में मिली चुनावी हार के बाद उसके ही सहयोगी दल अब बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। अपना दल से अनुप्रिया पटेल ने ओबीसी और एससी का मुद्दा उठाकर बीजेपी सरकार को घेरा। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में इस बार बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, जिसके बाद से बीजेपी ने हार के पीछे की वजह जानने के लिए तमाम मीटिंग की। बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद से बीजेपी के सहयोगी दल उसे आंख दिखाने लगे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में ओबीसी नियुक्तियों को लेकर योगी सरकार में घमासान मचा हुआ है। यूपी में बीजेपी के सहयोगी पार्टी अपना दल ने यूपी के सीएम को चिट्ठी लिखी है। इंटरव्यू के आधार पर मिलने वाली नौकरियों में पिछड़े और दलितों की अनदेखी करने का मुद्दा उठाया गया है। ये चिट्ठी मोदी सरकार में मंत्री और अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने लिखी है। अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर साक्षात्कार वाली नियुक्तियों को लेकर सवाल खड़ा किया है, जिसके बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम को पत्र में लिखा, यूपी सरकार के इंटरव्यू वाली नियुक्तियों में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को ये कहकर नौकरी नहीं दी जा रही कि वो योग्य नहीं है। उनके बारे में पहले ही राय बना ली जाती है कि वो योग्य नहीं है। इस तरह से नियुक्तियों से अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को नौकरी नहीं दी जा रही है। बाद में इन पदों को अनारक्षित घोषित किया जाता है और सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी दी जाती है। इस प्रक्रिया पर यूपी सरकार की तरफ से फौरन रोक लगाई जाए। सरकार को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इन वर्गों के उम्मीदवारों में कोई आक्रोश न पनप पाए। अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी से अनुरोध किया है कि चाहे कितनी भी जरूरी हो, लेकिन इन वर्गों के लिए आरक्षित नौकरियां किसी दूसरे को नहीं दी जाए या इन्हें अनारक्षित नहीं करार दिया जाए। बता दें कि हाल ही में लोकसभा चुनावों में विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था। विपक्ष की तरफ से आउटसोर्सिंग यानी संविदा पर नौकरी देने के मामले में भी आरक्षण की मांग की जा रही है। योगी राज में ओबीसी के अधिकार छीने जा रहे हैं, ये बात मोदी के मंत्री कह रहे हैं। साफ है, एनडीए में टकराव अब खुलकर सामने आने लगा है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक एनडीए बिखर रहा है। महाराष्ट्र में अजीत पवार एनडीए में आए तो उन्हें एक के बाद एक पुराने मामलों में क्लीन चिट मिल रही थी, लेकिन जैसे ही आरएसएस ने अजीत पवार से गठबंधन तोड़ने का दबाव बीजेपी पर डाला, केंद्र की एजेंसियों ने अजीत पवार पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन में घमासान छिड़ गया है। बीजेपी एनसीपी के बीच की लड़ाई अब खुले मंच पर नजर आ रही है। जहां अजित पवार के बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं अब अजित पवार पर ईडी भी अपना शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। जी हां, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक में हुए कथित 25,000 करोड़ के घोटाले के मामले में अब ईडी ने हस्तक्षेप करते हुए अजित पवार की क्लीन चिट पर रोक लगा दी है। दरअसल मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने मामले में एफआईआर दर्ज की थी और मौजूदा उप मुख्यमंत्री अजित पवार को बतौर आरोपी नामजद किया था। लेकिन बाद में ईओडब्ल्यू ने कहा कि शीर्ष सहकारी बैंक को कथित घोटाले से कोई नुकसान नहीं हुआ और इसे देखते हुए ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में मामले की क्लोजर रिपोर्ट फाइल की। लेकिन ईडी ने इसका विरोध करते हुए हस्तक्षेप अर्जी फाइल कर दी। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने अदालत को बताया कि मामला बंद करने के लिए दाखिल रिपोर्ट से उसकी अभियोजन शिकायत के साथ साथ कार्यवाही भी प्रभावित होगी। जिसके बाद अब ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि बीजेपी के साथ रिश्तों में दरार पड़ते ही एनसीपी के प्रमुख पर ईडी की गाज गिर गई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये बीजेपी के इशारे पर हो रहा है? क्या विपक्ष के आरोप सच हैं? क्या ईडी सीबीआई विपक्ष के नेताओं के खिलाफ बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है? इस बीच बीजेपी में भी अजित पवार से दूरी साधने की मांग उठ रही है। बीजेपी नेता सुदर्शन चौधरी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अजित पवार और उनकी पार्टी एनसीपी को महायुति गठबंधन से बाहर करने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए के टूटने की चर्चाएं तेज हो गई हैं।
एक तरफ बीजेपी पर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर अन्य दलों को एनडीए में शामिल करने का दबाव बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भयंकर गर्मी और हीट वेव से परेशान जनता बारिश की आस कर रही थी। बारिश हुई लेकिन परेशानी पहले से ज्यादा बढ़ गई। देश भर में हुई बारिश ने मोदी के विकास की पोल खोल दी, तो बारिश ने कैसे खोली मोदी सरकार की पोल, देखिए इस रिपोर्ट में। देश भर में कई हफ्तों से लोग भयंकर गर्मी और हीट वेव से परेशान चल रहे थे। वहीं पिछले कुछ दिनों में देश में मौसम ने करवट ली है। देश के कई हिस्सों में बारिश होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। वहीं मानसून के इस पहली बारिश से देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आई हैं जिससे मोदी सरकार के विकास के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का छज्जा टूटकर गिर गया। इससे 3 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए हैं। बता दें कि इसी साल मार्च में पीएम मोदी ने टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था, जिसकी पोल पहले ही बारिश में खुल गई है। इसी साल मार्च में जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, जिसकी कैनोपी का हिस्सा भी गुरुवार रात को अचानक गिर गया। वहीं बात करें राम मंदिर की, तो अयोध्या में पहले ही बारिश में राम मंदिर के गर्भगृह से पानी टपकने की खबरें आने लगी। ये वही राम मंदिर है जिसके नाम पर बीजेपी ने खूब राजनीति की, लेकिन फिर भी हार गई। और अब पहली ही बारिश में अयोध्या में भी बीजेपी के विकास की पोल खुल गई है। गौरतलब है कि ये लिस्ट बहुत लंबी है, जहां बारिश में मोदी का विकास तैरता हुआ दिख रहा है। बिहार में भी बारिश और जर्जर निर्माण के चलते पिछले 10 दिनों में बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला भी जारी है। बता दें कि पिछले 10 दिनों में बिहार में 4 पुल जलमग्न हो चुके हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार की नाकामियों का पर्दाफाश करने का काम किया है। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। दो 2014 के बाद हुआ विकास एक के बाद एक बदले ले रहा है। अभी अयोध्या में रामलला के मंदिर की छत पहली बारिश में छू गई, तो आज दिल्ली और जबलपुर के एयरपोर्ट की छतें अदबदाकर लोगों के सिरों के ऊपर गिर गईं और उसमें 4 लोगों की जानें चली गईं। यही हाल रहा तो किसी इमारत की छत के नीचे खड़े होने से पहले लोग तफ्तीश कर लिया करेंगे कि ये छत कहीं 2014 के बाद तो नहीं बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।